हाय एवरीवन। तो यूपी काउंसलिंग जो चालू हुई है तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं थोड़ा सा। तो वापस से मैं नोटिफिकेशन पढ़ता हूँ। हालांकि ये नोटिफिकेशन साइट पे अवेलेबल है, फिर भी मैंने इस नोटिस को डाउनलोड कर लिया है। और कुछ जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ हैं वो एक बार अपन क्लैरिफाई कर लेते हैं। और जो कॉलेजेस पार्टिसिपेशन कर रहे हैं किस सब्जेक्ट में क्या सीट्स है वो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद अपन और देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्लियरली मेंशन अभी यहाँ पे नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट में या फिर किस कॉलेज में कैसा कैसा रिजर्वेशन मिल रहा है सब्जेक्ट वाइज, ये अभी मेंशन नहीं है इस नोटिस में। तो क्योंकि आप लोग को पता ही है कि मेरिट लिस्ट तो आ गई है यूपी की, और पर्सनली मुझे नहीं पता है कि वहाँ पे क्या सिनेरियो चल रहा है, किस रैंक पे क्या क्या मिल पाता है। अभी तक मेरे पास इतने डाटाज नहीं है, तो एग्जैक्टली मैं नहीं बतला पाऊंगा कि किस रैंक पे आपको क्या ही मिल जाएगा, या फिर कौन सा कॉलेज वहाँ का बहुत अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट कहाँ पे बहुत अच्छा है। इसके बारे में मुझे पर्सनली उतना नॉलेज नहीं है, बट मिल सकता है नहीं वो अपन जरूर यहाँ पे गेस कर सकते हैं। तो चलिए, जो भी डाउट्स हैं आपके, मुझे लगता है मेरी इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपन एक एलिजिबिलिटी नॉन एलिजिबिलिटी वाला पैरामीटर, यूजुअली आपको पता ही है कि क्या एलिजिबल है क्या एलिजिबल नहीं, वो अपन देख लेते हैं एक बार। फिर क्विकली रिजर्वेशन बतला देता हूँ, फिर उसके बाद सीट डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे। तो अभी नॉन एलिजिबिलिटी मतलब नोटिस का मैं पेज नंबर 4 पढ़ रहा हूँ, चाहे तो आप उसको हाथ से हाथ देख सकते हैं। मैं छोटा सा स्क्रीन पे लगाने की कोशिश इस बात को करूंगा, ठीक है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। नॉन एलिजिबिलिटी के केस में क्या है। अच्छा, एलिजिबिलिटी भी देख दें क्या? नहीं, एलिजिबिलिटी जाने देते, नॉन एलिजिबिलिटी अपन देखना चालू कर रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, ऐसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हों व या अनुत्तीर्ण हों, वे राजकीय आयुष मेडिकल कॉलेजों व निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक या किसी भी निजी क्षेत्र के पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे। सिंपल भाषा में, जो पीजी जो स्नातकोत्तर पढ़ रहे हैं पहले ही किसी भी प्राइवेट में या गवर्नमेंट में पहले ही एडमिशन लेकर कंटिन्यू पढ़ रहे हैं अपना, है ना, वो, या फिर वो अनुत्तीर्ण हो उस एग्जाम में, मतलब पीजी में फेल हो गए हों और एग्जाम तैयारी कर रहे हो ऐसा वाले हुए हों, तो किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर जो प्राइवेट सेक्टर से के कॉलेज हैं उनमें भी पीजी के लिए एलिजिबल वो नहीं है। पहला पॉइंट ये क्लियर एकदम से। दूसरा पॉइंट, ऐसे अभ्यर्थी जिनकी अनिवार्य इंटर्नशिप, क्योंकि इंटर्नशिप कंपलसरी है ये आप सबको पता है, तो इंटर्नशिप आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित तिथि क्या है, 31/12/2022 तक पूर्ण ना हुई हो, मतलब कि 31 दिसंबर 2022 तक जिसका इंटर्नशिप पूर्ण हो गया होगा, कंप्लीट, जिनके पास सर्टिफिकेट होगा कि लास्ट उनका जो इंटर्नशिप कंप्लीशन है 31 दिसंबर 2012 या फिर 31 दिसंबर 2022 या फिर उसके पहले का है, तो वो एलिजिबल है। उसके बाद वाले बिल्कुल एलिजिबल नहीं होंगे, चाहे वो 1 जनवरी हो, 2 जनवरी हो, कुछ भी हो। फिर ठीक है, लास्ट है, डेडलाइन है 31 दिसंबर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राजकीय क्षेत्रों के आयुष कॉलेजों हेतु अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं, ठीक है, तथा उत्तर प्रदेश संबंधित चिकित्सा बोर्ड में पंजीकृत नहीं है, ये वर्ड्स याद रखिएगा। राजकीय क्षेत्र मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेज की बातें हो रही, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होगा, जो जिनका डोमिसाइल यूपी का नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में। दूसरा, यूपी का डोमिसाइल है और यूपी में ही रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो ये भी है जो हम लोग की जो रजिस्ट्रेशन काउंसिल है। तो ऐसा नहीं कि मान लीजिए आप कहीं बेंगलोर से पढ़ रहे हो और कहीं बाहर से आपने यूजी की हुई हो, है ना, तो आपको रजिस्ट्रेशन वहीं का होना चाहिए। मतलब वहीं का मतलब पढ़ के तो आप आ गए, पर बोर्ड रजिस्ट्रेशन वो यूपी का रजिस्ट्रेशन है, तभी आपका मान्य हो पाएगा। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, ऐसे अभ्यर्थी जो आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसिलिंग कमेटी द्वारा प्रथम, द्वितीय, मॉपअप या स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग के उपरांत निर्गत अनर्ह सूची में सम्मिलित होंगे। मतलब ऐसा है कि अभी तो ये स्टेट की काउंसलिंग है, साथ ही साथ आप में से कई ऐसे होंगे जिन्होंने सेंट्रल काउंसलिंग भी भर रखी होगी, और किसी भी कारण से उनके जो गाइडलाइन थे उसके अगर आप इन एलिजिबल हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी इन एलिजिबल हो जाएंगे फिर उस कंडीशन में। तो ये भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये हो गया नॉन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो मेनली इंपॉर्टेंट यही है, आपका इंटर्नशिप सही समय पर कंप्लीट हो, आपके पास यूपी का रजिस्ट्रेशन बोर्ड होना चाहिए, और पहले से ही आप किसी भी कॉलेज में एडमिटेड ना हो, मतलब पीजी के लिए स्पेसिफिकली, ठीक है। अगला देखते हैं अपन, रिजर्वेशन स्कीम कैसा क्या है इसका। तो प्रदेश में स्थापित समस्त राजकीय क्षेत्रों के आयुष मेडिकल कॉलेजों संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था निम्नानुसार लागू की जानी है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। और वर्टिकल रिजर्वेशन मिलेगा, मतलब कि अब इसको मैं कैसे समझा पाऊँ आपको, ज़्यादा मैं भी नहीं समझ पाता, पर सिंपल लैंग्वेज में बतला रहा हूँ कि आरक्षण कितना कितना परसेंट किसमें किसमें मिल रहा है। तो अनुसूचित जाति मतलब कि एससी, इसको 21% का आरक्षण रहेगा। अनुसूचित जनजाति 2% आरक्षण होगा, मतलब एसटी के लिए।
अन्य पिछड़ा वर्ग के श्रेणी मतलब ओबीसी वालों को 27% का आरक्षण है। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों को 10% का आरक्षण है। ठीक है, इतना ही है आरक्षण हमारे पास। और क्षैतिज आरक्षण मतलब कि ओरिजेंटल मतलब कि इन्हीं जो रिजर्वेशन है, जैसे कि एससी का 21% है, तो इसी 21% में अगर दिव्यांग श्रेणी का कोई अभ्यर्थी रहेंगे तो दिव्यांग जन की जो सीट रहेगी तो उसी 21 में से 5% सीट होगी दिव्यांग मतलब हैंडीकैप्ड पर्सन्स के लिए। ठीक है, तो ये कहलाता है ओरिजेंटल, मतलब कि उसी कैटेगरी में उसका स्पेसिफिक आरक्षण वो हो गया ओरिजेंटल। और जो वर्टिकली मतलब अलग अलग जो पूल बनते हैं उनमें हो गया उनका वर्टिकल आरक्षण या फिर ऊर्ध्वाधर आरक्षण। ठीक है, आगे देखते हैं अपन क्या क्या और नियम इसमें लिखा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अधिसूचना 12 जनवरी 2019 एवं उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुविभाग 2 द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या इनके अनुसार दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी को आरक्षण दिया जाएगा। मतलब जो आरक्षण उसमें होगा वो आरक्षण उनको मिलेगा, जो कि रिजर्वेशन उसमें दिया गया 5% का आरक्षण। ठीक है, अगला देखते हैं अपन। स्पेशल अपील संख्या लिखा हुआ वो सब जान देते हैं, अपने काम का नहीं है। सुरेंद्र कुमार कावंत बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26/10/2015 के परिप्रेक्ष्य में अन्य राज्यों शासित क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश में विस्थापित होकर आए अभ्यर्थियों को यूपी आयुष पीजी के अंतर्गत किसी भी प्रकार का आरक्षण दे नहीं होगा। मतलब वही डोमिसाइल वाली बात आ जाएगी, तो डोमिसाइल नहीं है तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा आपको उसमें। ठीक है, या फिर जो विस्थापित वाला कुछ अगर अलग सर्टिफिकेट बनता होगा तो आप वहाँ पार्टिसिपेशन तो कर पाएंगे, बट आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट उसमें नहीं मिलेगा। जनरल कैटेगरी के थ्रू ही आप वहाँ पे एडमिट हो पाएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, एक और केस था ज्योति शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा ओरिजेंटल आरक्षण के संदर्भ में 24/3/2017 को पारित आदेश द्वारा क्षैतिज आरक्षण का लाभ अभ्यर्थी को अपनी श्रेणी में उपलब्ध सीट। सही बात है, मतलब कि मान लीजिए सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं अपन, 100% मान लो कहीं पे सीट है तो उनमें से 21% आरक्षण, जैसे एससी को 21% मिला था ना, तो उसी 21% में से 5% फिर निकालेंगे उसका, तो 1 सीट आएगी, 2 सीट आएगी, जितने भी सीट्स आएंगी उस केस में, तो वो आरक्षण उस पर्टिकुलर कैटेगरी में फिर पर्टिकुलर हैंडीकैप्ड पर्सन्स को दिया जाएगा। अगला शासन आदेश संख्या 22 CM 26/3/2013 दिनांक 10/6/2013 द्वारा विमुक्त जाति के आरक्षण के संबंध में शासन आदेश के बिंदु संख्या 3 एवं 4 को निम्न व्यवस्था की गई है। इसको समझते हैं क्या है। जहां तक विमुक्त जातियों को आरक्षण की सुविधा की अनुमान्यता का प्रश्न है कि विमुक्त जाति के अंतर्गत आने वाली जो जाति अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत हैं, उन्हें तो जो भी है मतलब जो जिस कैटेगरी में उसको उस कैटेगरी का बेनिफिट उस स्टेट में मिलेगा, मतलब यूपी में मिलेगा, तो वहाँ के लिए आप देख लीजिएगा कि आप वहाँ पे कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि विमुक्त जातियों को विमुक्त जाति के नाम से आरक्षण व आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं है। अब ये विमुक्त जाति क्या होता है ये मुझे डिटेल थोड़ा नहीं पता है, तो ये यूपी वाले जो हैं वहाँ पे बेसिकली उनको इसके बारे में थोड़ा सा जरूर आइडिया होगा विमुक्त जाति क्या है, तो वो अच्छे से आप उसको समझ पाएंगे। तो इतना जान लीजिए कि विमुक्त जातियों को जिस जाति के अंतर्गत इंक्लूड किया जा रहा है, मतलब उसको एससी या एसटी जो भी कह रहे हैं या फिर ओबीसी, तो उसको उसी के पर्टिकुलर में आपको रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला उत्तर प्रदेश राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आने वाली कतिपय जातियां भारत सरकार में अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित हैं। ये तो सिंपल लाइन है ना। यह संभावना है कि AIA-PGT की आवेदन के समय उत्तर प्रदेश राज्य के कुछ अभ्यर्थियों द्वारा अपनी जाति अनारक्षित श्रेणी में दर्शा दी गई हो। सही बात है, क्योंकि दोनों में अलग अलग है। मतलब कुछ लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में रिजर्वेशन में आ रहे हैं, तो हो सकता है वो यूपी में रिजर्वेशन में ना आ रहे हो, ये बात यहाँ पे वो बोल रहे हैं ना। अतः उत्तर प्रदेश राज्य की यूपी PG आयुष काउंसलिंग हेतु जारी किए जाने वाले ब्राउजर में उल्लिखित जातियों के अनुसार ही उत्तर प्रदेश राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी और अन्य श्रेणियों के अंतर्गत तो ईजी है। मतलब अगर आप यूपी स्टेट में रिजर्वेशन कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपको वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा रिजर्वेशन श्रेणी का। अगला, प्रदेश के राजकीय आयुष मेडिकल कॉलेजों, निजी क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों, निजी क्षेत्र के अल्पसंख्यक संस्थानों में BAMS, BUMS, BHMS पाठ्यक्रम में ऑल इंडिया कोटे की 15% सीट पर अन्य प्रदेश में प्रवेशित आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रदेश कोटा की PG सीटों पर आरक्षण संबंधी लाभ दिए नहीं होगा। मतलब जिन्होंने यहाँ से 15% रिजर्व, मतलब क्या है कि यूजी में भी 15% का प्रावधान है ना, कि 15% सीट्स रिजर्व हैं ऑल इंडिया सीट्स के लिए, तो जो वहाँ से रिजर्वेशन कैटेगरी में आए होंगे यूजी करने के लिए, उनको इस PG के संबंध में उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, वो अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत ही माने जाएंगे। मतलब वो पार्टिसिपेशन तो आप कर सकते हैं वहाँ पे, पर आप UR कैटेगरी से वहाँ पे करेंगे।
आरक्षण से संबंधित सभी प्रपत्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होंगे। तो अभी नीचे मतलब इस नोटिस में फॉर्मेट भी अटैच है, कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, यूजुअली वही फॉर्मेट रहते हैं, तो उसी फॉर्मेट में अप्रूव्ड होंगे। दिव्यांगता प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित केंद्रों और जारी निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होंगे, ठीक है। और वर्तमान सत्र के लिए निर्गत किए गए हैं, तो इसको भी थोड़ा आप देख लीजिएगा, मतलब नए सेशन वाला ही हो वो। निजी क्षेत्र के आयुष मेडिकल कॉलेजों की सीटों पर कोई आरक्षण नहीं, मतलब प्राइवेट कॉलेजों में कोई आरक्षण नहीं है, कोई भी रिजर्वेशन यहाँ पे प्राइवेट में काम नहीं करेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी हेतु संबंधित वर्ष के 1 अप्रैल या उसके बाद का निर्गत प्रमाण पत्र, मतलब इसी साल का मान्य होगा आपको। 1 अप्रैल 2022 वाला सेशन आपका आप बनवाए रहिएगा, तभी चल पाएगा वो, है ना। चलिए, प्रदेश में पंजीकृत अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार किया जाना, वो तो ठीक है। और मेरिट लिस्ट जो कि आ भी चुकी है, तो वही बात लिखिए। धरोहर राशि एक मैं आपको पहले भी बतला चुका हूँ, फिर बतला देता हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 20,000, ये देखिए लिखा हुआ है, राजकीय आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथी मेडिकल कॉलेजों हेतु धरोहर राशि 20,000, वही सिक्योरिटी मनी 20,000। निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट कॉलेजेस के लिए क्या है, 50,000। तो जैसे आपको पार्टिसिपेशन करना है, अगर आप अपने रैंक को देखकर लग रहा है कि या फिर जो भी आपकी पर्सनल इंटरेस्ट भी हो सकता है कि मुझे प्राइवेट में ही जाना है, तो 50,000 देना है। गवर्नमेंट में ही जाना है तो 20,000 देना है। अगर राइसी लग रहा है आपको नहीं पता कि कहाँ तक आप जा सकते हैं, तो उस केस में क्या करना है, ऐसा नहीं करना है कि 50 + 20 70, ऐसा नहीं करना है ना। आपको टोटल 50,000, कुल 50,000 रुपए जमा करने होंगे, ये बात यहाँ पे लिखी है। और अभ्यर्थी की ये क्या है कि ये सिक्योरिटी मनी है, मतलब काउंसलिंग की सिक्योरिटी मनी है, जो कि रिफंडेबल है। अगर आपको सीट नहीं मिला तो ये पैसे वापस भी होंगे, तो उसी के बारे में लिखा हुआ है। अभ्यर्थी को धरोहर धनराशि वापसी हेतु बैंक का विवरण, बैंक का नाम लिखना है, शाखा, खातेदार का नाम, खाता संख्या तथा IFSC कोड धरोहर धनराशि जमा करते समय उपलब्ध कराना होगा। तो ये जो सिक्योरिटी मनी है वो ऑनलाइन ही जमा करना है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑनलाइन ही जमा करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कंडीशन में धरोहर राशि जब्त की जाएगी, ये भी जान लेना जरूरी है भाई। सिक्योरिटी मनी रिफंडेबल है, पर कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जब रिफंड नहीं होगा। तो क्या क्या है, प्रथम या द्वितीय मॉप अप या स्टे वैकेंसी चक्रों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी यदि प्रवेश नहीं लेता है, मतलब प्रथम द्वितीय मॉप अप या स्टे वैकेंसी चक्रों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी यदि प्रवेश नहीं लेता, मतलब कि जो लास्ट वाली सीट रहेगी, स्पेसिफिकली स्टे वैकेंसी राउंड या फिर मॉप अप राउंड हम बोलते हैं, या फिर वो सेकंड राउंड भी हो सकता है या फिर फर्स्ट राउंड भी हो सकता है। वो क्या है, स्टेट वाइज ही वेरी करता है ना। मान लीजिए 1 सीट में ही भर रहा है सब कुछ, 2 सीट में भर रहा है, या फिर एक और, फिर अगर ऐसे ज़्यादा सीट्स या फिर ज़्यादा राउंड्स होते हैं ना, तो फिर लास्ट भी वो कर देते हैं कि यही अंतिम है, स्टे वैकेंसी राउंड या मॉप अप उसी को बोलते हैं। तो अगर उसमें अगर किसी को अलॉट हो रहा है तो फिर आप उसको नहीं लेंगे, तो फिर आपका सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम या द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से आवंटित एवं प्रवेशित अभ्यर्थी यदि प्रथम या द्वितीय चक्र के काउंसलिंग में अपग्रेडेशन के उपरांत कॉलेज या विषय में प्रवेश नहीं लेते हैं, प्रथम या द्वितीय काउंसलिंग में दिए गए वरीयता विकल्प के आधार पर यदि किसी अभ्यर्थी की सीट अपग्रेड होती है, तो उसको पूर्व आवंटित सीट रिक्त होकर किसी अन्य अभ्यर्थी को आवंटित कर दी जाएगी तथा उस अभ्यर्थी को अपग्रेडेड सीट पर प्रवेश लेना होगा। ये ध्यान रखिएगा। आपने मान लीजिए पहला राउंड अभी जो होने वाला है हुआ है, मतलब जिसकी लिस्ट आ गई, आप चॉइस फिलिंग करेंगे, फिर वो मिलेगा। उसके बाद क्या हुआ, आपको अपग्रेड हो गया, मान लीजिए उसमें आपको मन का मिला, नहीं मिला, मन का मिला ले लिए तो कोई बात नहीं मिला था फिर भी आपने लेकर रखा है और अपग्रेड के लिए डाल रखा है और फिर अपग्रेड होगा, तो जो आपको अगर अपग्रेड हुआ उस सिस्टम में, तो तुरंत ही आपका जो पहले का सीट है वो वैकेंट हो जाएगा और अपग्रेडेड सीट आपके नाम पे अलॉट हो जाएगा। उस कंडीशन में आपको उस अपग्रेडेड सीट में लेना ही पड़ेगा सीट, ठीक है। नहीं लेंगे, छोड़ेंगे, तो क्या लिखे हैं, पूर्व में आवंटित सीट पर अभ्यर्थी का कोई दावा नहीं होगा, मतलब पहले जो आवंटित था आपको दूसरे को अलॉट हो जाएगा तुरंत, ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेटेड है। और आप अगर नहीं लेते हैं तो फिर आपका पैसा जब्त हो जाएगा उस कंडीशन में, ये ध्यान रखिएगा। फिर अभिलेखों का सत्यापन, तो इसमें कोई खास बात नहीं है, डॉक्यूमेंट्स सब वही बेसिक जो मैंने बना रखे थे एक वीडियो, उसमें आप देख लीजिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, कैसे कैसे, तो इसको मैं नहीं बोलता हूँ। आगे अपन बढ़ जाते हैं। बहुत एक तो ऑनलाइन आपको अपलोड बस करना है, उसके अलावा आपका फिजिकल एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आफ्टर द मेरिट लिस्ट और ज्वाइनिंग लेटर, जो भी मतलब आपको मिलने वाला होगा, क्या सीट मिल रहा है उसके बेसिस पे। तो राजकीय तकमील उत्तिब कॉलेज एंड चिकित्सालय, यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय बिजनौर रोड निकट रमाबाई रैली स्थल लखनऊ एवं आवंटित आयुष महाविद्यालय में प्रवेश के समय कराई जाएगी, ठीक है। तो ये एड्रेस लिखे हुए हैं, तो वहाँ पे आपको फिजिकल वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये मैं नहीं बता रहा हूँ क्या क्या लगेगा आपको, तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स ही हैं, एक बार आप देख लीजिएगा। पर ये जरूर है कि जब आप जाएंगे ना,
तो अपना एक आईडी जरूर रखिएगा अपने साथ में ना, फोटो आईडी रहे तो बेहतर है। मतलब सबसे बेस्ट आजकल आधार कार्ड बहुत चल रहा है, तो आधार कार्ड नहीं तो वोटर आईडी, लाइसेंस, कुछ भी चलेगा। अगला, त्याग पत्र दिए जाने के साथ, ये पॉइंट भी थोड़ा ध्यान रखते हैं क्योंकि जरूरी है ये। प्रथम एवं द्वितीय चक्र से आवंटित अभ्यर्थी प्रवेश के उपरांत द्वितीय या मॉपअप चक्र की काउंसलिंग हेतु चॉइस फिलिंग के 48 घंटे पूर्व, उदाहरण स्वरूप यदि चॉइस फिलिंग दिनांक 24/12/22 को प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होनी है तो अभ्यर्थी को दिनांक 22/12/2022 को प्रातः 9:45 मतलब 9:59 तक अपनी सीट पर त्याग पत्र दे देता है तो उसका शिक्षण शुल्क वापस कर दिया जाएगा। मतलब जो भी उसने फीस, मान लीजिए आपको सीट ले लिया, फिर आपको पसंद नहीं आ रहा, मूड बदल गया, नहीं मुझे नहीं करना है, तो 1000 रुपये बस आपको रखेंगे वो, बाकी जो भी फीस आप जमा करे रहेंगे कॉलेज में वो आपको रिफंड हो जाएगा। ठीक है, कब? 48 घंटे के पहले तक ही बस ये हो पाएगा। ठीक है, वो भी तब जब प्रथम और द्वितीय चक्र से आवंटित अभ्यर्थी प्रवेश के उपरांत द्वितीय मॉपअप चक्र की काउंसलिंग हेतु चॉइस फिलिंग के पूर्व, मतलब कि प्रथम राउंड में भी सीट आपको कुछ मिलेगी और मान इसके बाद द्वितीय राउंड में भी जो मिलेगी, तो पहला और दूसरा दोनों को, मान लीजिए पहले में जो मिला उसको आपको छोड़ना है तो तुरंत भी छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं है उसमें। मान लीजिए ले लिए, मन नहीं आ रहा है, जैसे भी हो रहा, कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लिए, पैसे जमा कर दिया आपने, द्वितीय चक्र का भी सेम प्रोसीजर, उसके बाद आपका मूड बदल गया तो 48 घंटे के पहले मतलब जो लास्ट राउंड होगा ना उसके पहले की बात हो रही है बस ये, कि लास्ट राउंड जो होने वाला है मॉपअप राउंड या फिर स्ट्रे वैकेंसी जो मैं बोल रहा था आपको, उसके पहले 48 घंटे पहले, ये भी ध्यान रखिएगा। तो उसका और 1 मिनट पहले भी होगा, 48 घंटे पूरे होने में अगर 1 मिनट बचे तब भी आप छोड़ सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ये यूपी वाले ने बहुत अच्छा कर दिया है। ठीक, उसके अलावा देखते हैं, अभ्यर्थियों को सीट आवंटन प्रवेश नहीं, मतलब अलॉटमेंट जो आपका हो रहा है उसका ये मतलब नहीं कि आपका एडमिशन हो ही गया, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट भी वो फिजिकली चेक करेंगे ना भाई सही है कि नहीं, इसलिए बस। आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी को संबंधित कॉलेज में उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया संपन्न कराने के पश्चात ही प्रवेश मान्य होगा। तत्पश्चात ही प्रवेशित अभ्यर्थी प्रवेशित सीट से त्याग पत्र दे सकता है। और जो ऊपर वाली बात मैं बोला आपको कि आप छोड़ सकते हैं, तभी वो मान्य होगा, है ना। ऐसा नहीं कि वहीं दूर से नमस्कार चमत्कार, ऐसे मत करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉपअप के बारे में फिलहाल बात नहीं कर रहा हूं मैं, सीधे अपन कॉलेज की सीट्स के बारे में अपन देख लेते हैं बस थोड़ा सा। ये एक हेल्पलाइन वाला नंबर है, इसको भी अपन समझ लेते हैं। मैं इसको कोशिश करूंगा वीडियो में भी डाल दूं, है ना। अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा या शिकायत के लिए एक ईमेल आईडी upayushpgcounseling2022@gmail.com upayushpgcounseling2022@gmail.com बहुत इजी ईमेल आईडी है। कोई भी प्रॉब्लम होती तुरंत मेल करना है आपको, कॉल आप करें ना करें, मैं भी नंबर बता रहा हूँ, पर मेल जरूर करिएगा। ये मेरी पर्सनल सलाह है क्योंकि आपके पास एक प्रूफ हो जाता है ना कि आपने अपना कंप्लेन रेज किया था फ्यूचर के लिए। ठीक, उसके अलावा एक हेल्पलाइन नंबर है 8858690886, ये दोनों मैं डिस्प्ले पर भी डालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जिस पर अभ्यर्थी अपनी शिकायत या सुविधा का ब्यौरा दर्ज कर सकते हैं, और जो भी केस होगा वो लखनऊ एरिया में ही लड़ा जाएगा, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। चलिए कॉलेजेस देख लेते हैं। राजकीय मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात जल्दी जल्दी मैं क्विकली कवर अप करता हूँ, इसको ज़्यादा वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है। तो राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ सबसे फेमस, सबसे रिलायबल, बहुत पुराना। देखिए इसमें क्या क्या फीस विवरण भी लिखा रही है, तो बहुत अच्छी चीज़। चलिए फीस का विवरण भी लिख दिया है तो उसको भी अपन बता देंगे। पहले सीट डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं क्विकली। तो टोटल सीट बता रहे हैं 81। ठीक है, टोटल सीट्स 81 है। 3 कॉलेजेस की बात हो रही है, एक तो लखनऊ कॉलेज RAC लखनऊ, दूसरा RAC पीलीभीत, तीसरा RAC वाराणसी। यहाँ पे कॉलेजेस हैं। तो पीलीभीत का तो मुझे पता है कि वहाँ पे DG की बस सीट है, टोटल 7 सीट है। चलिए ये भी क्लियर हो गया अभी। ठीक, बाकी जल्दी मैं क्विकली बतला देता हूँ। तो संहिता लखनऊ में संहिता की 5 सीटें हैं, रचना शारीर की 4 सीट है, क्रिया शारीर की भी 4 सीट है, DG की 6 सीट है, RSB के रसशास्त्र और भेषज कल्पना की 5 सीट है, गायनी की 5 सीट है, कि कौमारभिद की 5 सीट है, काय चिकित्सा की 8 सीट है। ठीक, तो टोटल 5, 5, 10 और 8, 18 क्लिनिकल सब्जेक्ट की सीट्स हैं RAC लखनऊ में। क्योंकि कई लोग मुझसे पूछते हैं ना कि क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल, वो उस परस्पेक्टिव से मैं आपको बतला रहा हूँ। वो पीलीभीत में बतला दिया मैंने, DG की सीट है, 7 सीट्स हैं। वाराणसी में क्या है, संहिता की 5 सीट है, रसशास्त्र भेषज कल्पना की भी 5 सीट है, रोग निदान की भी 5 है, शल्य यहाँ पे मिलेगा आपको 6 सीट है शल्य में, गायनी की 6 सीट है, पंचकर्म की 5 सीट है। तो यहाँ पे 6 दूनी 12 और 5 17 सीट क्लिनिकल है। तो 17 और उधर 18, टोटल ये 18 दूनी 35 सीटें टोटल क्लिनिकल की निकल की आ रही है वहाँ पे। ठीक है, गवर्नमेंट की।
तो इसमें फीस का भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्विकली अपन। शिक्षण शुल्क कितना है? 12,000 प्रतिवर्ष, ईयरली 12,000 है ना, ये ध्यान रखिएगा, टोटल नहीं है, ईयरली। अन्य शुल्क जो भी बतला रहा हूँ केवल एक ईयरली है, देख लेते हैं क्या क्या लिखा है। शिक्षण शुल्क 12,000 पर ईयर लगेगा, ठीक। फिर उसके बाद अन्य शुल्क 2,000 प्रतिवर्ष, ये भी 2,000 लगेगा, हर साल लगेगा, मतलब 12 और 2 14,000 हर साल लगेंगे। विकास शुल्क 4,000, मतलब 14,018, ये भी हर साल लगेगा। प्रवेश शुल्क 2,000, ये केवल एक बार लगेगा, ठीक। फिर कौशल मनी एक ही बार लगेगा, ये भी, वो भी बहुत ही मिनिमम है, 4,000 रुपये। बहुत अच्छा, मुझे लग रहा है अभी तक का सबसे कम कौशल मनी है ये। विद्युत उपयोग 5 रुपये प्रति माह। अच्छा, तो 12,416, 17, 18,500 रुपये आपको पे करने पड़, मतलब 500 नहीं, 500 तो प्रति माह, ये विद्युत आया तो पर महीने देना है, तो 18,000 रुपये आपको ईयरली पे करना है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश निजी क्षेत्र के अंतर्गत संचालित आयुर्वेदिक कॉलेजों में MD MS, तो ये प्राइवेट कॉलेजेस की देख लेते हैं जल्दी क्विकली। टोटल कितने कॉलेजेस दिखा रहे हैं यहाँ पे? 4 कॉलेजेस ही दिखा रहे हैं, 4 ही, केवल 4 कॉलेजेस में ही PG दिखा रहे हैं यहाँ पे। चलिए जल्दी जल्दी क्विकली देख लेते हैं, बाकियों को फिर समझेंगे अपन। तो एक है बुलंदशहर में, मैं किसी भी कॉलेज के बारे में पर्सनली नहीं जान रहा हूँ, तो ज़्यादा मैं बातें नहीं बतला पाऊंगा आपको। बस एक बुलंदशहर में है, दूसरा फारुखाबाद में है, तीसरा अलीगढ़ में है, चौथा गाजीपुर में है। क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं वो भी देख लेते हैं। अरे गजब, मतलब मोस्टली क्लिनिकल सीट्स ही हैं। अच्छा, फीस इनकी ओके, फीस इनकी काफ़ी हाई है, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, दैट्स वाई फीस है, तो अब मैं उसके बारे में नहीं बोलूँगा। तो गायनी में 4 सीट है, MS में 10 सीट है। शुल्क 2,91,500 ईयरली, प्लस कुछ और जरूर होते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, ये आपको मैं बतला दूं, कुछ ना कुछ और जरूर फीस इंक्लूडेड हो जाते हैं इनमें, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि एक आपको आइडिया के लिए कि कितना फीस है वहाँ पे। वैसी फारुखाबाद में भी प्रसूति की 6 सीट है, शल्य की 6 सीट है, टोटल यहाँ 12 सीट है, क्लिनिकल है अभी ना। फिर अलीगढ़ में शल्य की 6 सीट है, गायनी की 6 सीट है, यहाँ पे 3,27,000 फीस है। फिर गाजीपुर में काया चिकित्सा की 5 सीट है, शल्य की 4 सीट है, प्रसूति की 4 सीट है, और एक रोग निदान की 3 सीट दी गई है यहाँ पे। तो ये अच्छा, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग किए हैं थोड़ा सा। ये काया चिकित्सा की जो फीस है वो 5 लाख रुपए है, शल्य और गायनी की 6 लाख रुपए ईयरली, और रोग निदान की 4 लाख रुपए ईयरली, ठीक है। तो ये प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स हो गई, ये आपने देख लिया। उसके बाद ये यूनानी, तो यूनानी अपने को देखना नहीं फिलहाल, किसी को पर्सनली देखना होगा, किसी यूनानी या फिर होम्योपैथी वालों को, तो अपना देख सकते हैं यहाँ से जरूरी इस नोटिस में, है ना। तो ये वीडियो बनाने का फिलहाल मेरा उद्देश्य यही था। वीडियो बहुत लंबा खींच गया है, पर मुझे लगता है बहुत सारी बातें आपको क्लियर मैं कर दिया होऊंगा यूपी काउंसलिंग से रिलेटेड, क्योंकि अभी लिस्ट आई है और काउंसलिंग प्रोसेस में चॉइस फिलिंग करने का बारी आ गया है ना। तो सोच समझ कर आप चॉइस फिलिंग करें। एग्जैक्टली क्या मिल पाएगा वो मैं अभी नहीं बता सकता आपको। अगर साइट पे आपको सीट डिस्ट्रीब्यूशन शो होने लग जाए, मीन्स किस कैटेगरी में क्या सीट आ रही, तो फिर बेहतर मैं उसमें सलाह आपको दे पाऊंगा। पर अभी क्योंकि कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है ना, तो वो बता पाना थोड़ा सा मेरे लिए कठिन हो जाएगा। टोटल निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो इंडिविजुअल फिर इंस्टीट्यूशनल लेवल पे और अलग अलग सब्जेक्ट लेवल पे भी वेरी करते हैं कई बार, तो वो देखना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही न्यूज़ था, और जो भी प्रॉब्लम्स होगी जरूर आप मुझे याद करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को हेल्प करके। और स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच।